बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मोहन और सोहन नाम के दो भाई रहते थे। फिर एक दिन दोनों भाई अपने घर के पीछे खुदाई कर रहे थे कि तभी अचानक उन्हें एक ताम्र पत्र मिलता है। उस ताम्र पत्र पर लिखा होता है कि यहाँ जमीन के नीचे बहुत बड़ा खजाना दफन है। दोनों भाई खुश होकर खजाना हासिल करने के लिए जमीन में खुदाई करना शुरू कर देते हैं। काफी देर खुदाई करने के बाद उन्हें एक घड़ा मिलता है। सोहन जैसे ही उस घड़े को हाथ लगाता है कि तभी उस घड़े के अंदर से 4 और बड़े घड़े बाहर निकल आते हैं। अरे ये तो कमाल हो गया। लगता है भैया ये पांचों जादुई घड़े हैं। हाँ तूने सही कहा छोटे, ये पांचों घड़े जादुई है। अरे भैया ये कैसा जादू है? मुझे नहीं पता, चल इन घड़ों को खोल कर देखते हैं कि इनके अंदर खजाना है भी या नहीं। फिर दोनों भाई एक एक कर पांचों घड़े के ऊपर रखे ढक्कन को हटाकर अंदर देखने लगते हैं। उन घड़ों के अंदर ढेर सारा चमकदार खजाना था। यह देखकर दोनों भाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हे, ये पांचों घड़े तो खजाने से भरे हैं। अब हम अमीर हो गए भैया। चलो हम इन्हें आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, मैं बड़ा हूँ इसलिए मैं 3 घड़े लूंगा। तू छोटा है इसलिए तू 2 घड़े लेगा। अपने बड़े भाई की बात सुनकर मोहन नाराज हो जाता है। अरे नहीं नहीं, छोटा हूँ तो क्या हुआ? इस जमीन पर खुदाई करने का फैसला मैंने किया था, इसलिए मैं 3 घड़े लूंगा और तुम 2 घड़े लो। ओए बकवास बनकर, कोई अपने बड़े भाई से इस तरह से बात करता है क्या? मैंने एक बार कह दिया ना कि मैं 3 घड़े लूंगा मतलब 3 घड़े लूंगा। और अगर तूने ज्यादा चपड़ चपड़ की तो मैं मुक्का मार के तेरे दांत तोड़ दूंगा। लेकिन मोहन भी अपनी जिद पर अड़ जाता है और देखते ही देखते दोनों भाइयों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। दोनों को लड़ता देख वहाँ गांव का एक आदमी आ जाता है। अरे भाई, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? एक काम करो, तुम दोनों मुखिया जी के पास चलो, वह तुम दोनों भाइयों का फैसला कर देंगे कि किसे कितने घड़े मिलने चाहिए। उस आदमी की बात सुनकर दोनों भाई गांव के मुखिया के पास पहुंच जाते हैं। देखो, तुम दोनों को खजाने में 5 घड़े मिले हैं। तुम दोनों सगे भाई हो। तुम दोनों भाई आपस में 2-2 घड़े बांट लो और 5वां घड़ा मुझे दे दो। मैं उस खजाने का इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए करूंगा। दोनों भाई समझ जाते हैं कि मुखिया लालच में आकर उन्हें बेवकूफ बना रहा है और वह खजाने से भरा 5वां घड़ा हड़पना चाहता है। ओए मुखिया जी, तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? हम अच्छी तरह जानते हैं तुम हमें उल्लू बनाकर 5वां घड़ा खुद लेना चाहते हो। गांव की भलाई तो सिर्फ एक बहाना है। नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो बहुत ही ईमानदार आदमी हूँ। अरे बकवास बनकर, हमें तुझसे इंसाफ नहीं करवाना। इस तरह दोनों भाई मुखिया को खजाने से भरा घड़ा देने से इनकार कर देते हैं और हिस्सा बांटी को लेकर फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ एक सिपाही आ जाता है। अरे तुम दोनों बीच सड़क पर क्यों लड़ रहे हो? लड़ना बंद करो, वरना मैं तुम्हें पकड़कर जेल में बंद कर दूंगा। देखो सिपाही जी, हमें अपनी जमीन की खुदाई में खजाने से भरे 5 घड़े मिले हैं। मैं बड़ा भाई हूँ इसलिए मैं 3 घड़े लेना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा छोटा भाई मेरी बात ही नहीं सुनता। सिपाही जी, हमारे पिताजी ने मरते समय कहा था कि हम दोनों हर चीज का बंटवारा बराबर करें, लेकिन ये मेरा बड़ा भाई बहुत ही लालची है, इसलिए यह 3 घड़े लेना चाहता है। दोनों भाई की बात सुनकर सिपाही सोच में पड़ जाता है। देखो, तुम दोनों का इंसाफ करना मेरे बस की बात नहीं है। एक काम करो, तुम दोनों राजा जी के पास चलो, वही तुम दोनों के साथ इंसाफ करेंगे। फिर दोनों भाई सिपाही के साथ राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और राजा को सारी बात बता देते हैं। देखो, तुम दोनों सगे भाई हो, इसीलिए आपस में लड़ना ठीक नहीं है। लेकिन महाराज, जमीन पर खुदाई करने का फैसला मैंने किया था और सबसे पहले ताम्रपत्र मुझे मिला था। उस ताम्रपत्र की वजह से हमें पता चला कि जमीन के नीचे खजाने से भरे 5 जादुई मटके हैं। अच्छा, तो ये बात है। जरा हमें वह ताम्रपत्र दिखाओ, हम उसे देखना चाहते हैं। ठीक है महाराज, मैं अभी आपको ताम्रपत्र देता हूँ। इतना कहकर मोहन राजा को ताम्रपत्र दे देता है। यह ताम्रपत्र तो सालों पुराना है। अरे ये क्या, इस पर तो डाकू लक्ष्मण सिंह के हस्ताक्षर है। इसका मतलब यह सारा खजाना लूट का है और तुम दोनों भाई
डाकू लक्ष्मण सिंह के वंशज हो। अरे नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मेरे दादाजी के जमाने में डाकू लक्ष्मण सिंह हुआ करता था। उस समय मेरे दादाजी ने जादुई खजाने को छुपाने के लिए एक जादुई गुफा का निर्माण करवाया था। कुछ दिनों बाद डाकू लक्ष्मण सिंह ने वहां रखा सारा खजाना लूट लिया था। यह देखो, घड़े में रखे सोने के सिक्कों के ऊपर मेरे दादाजी की तस्वीर छपी है। लेकिन महाराज, हमने तो आपके दादाजी को कभी नहीं देखा, फिर हम कैसे यकीन कर ले कि ये तस्वीर आपके दादाजी की ही है? हमसे बकवास करता है मूर्ख। हमने कह दिया मतलब कह दिया, तुझे हमारी बात माननी ही पड़ेगी। अरे ये क्या हो गया? हमारे पूर्वज तो डाकू निकले, लेकिन ये बात हमें आज तक किसी ने नहीं बताई थी। अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। कायदे से ये सारा खजाना हमारा है और हम इसी वक्त इसे अपने कब्जे में लेते हैं। चलो सिपाहियों, खजाने से भरे 5 मटके सरकारी खजाने में जमा कर दिए जाए। लेकिन महाराज, हमने मेहनत करके ये सारा खजाना जमीन से बाहर निकाला है, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। आप तो हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। हाँ हाँ महाराज, हमें भी खजाने में हिस्सा मिलना चाहिए। हमें आपका न्याय बिल्कुल मंजूर नहीं है। यह सुनकर राजा गुस्से से भड़क उठता है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम दोनों मेरे फैसले के खिलाफ जाना चाहते हो? तुम दोनों डाकुओं के खानदान से हो। अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त तुम दोनों को फांसी पर लटका सकता हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ रहा हूँ। चलो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ओए, अब क्या करें? इस राजा ने तो हमें उल्लू बना दिया। लेकिन वह दोनों भाई मजबूर होकर वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। इस तरह वह लालची राजा उन दोनों भाइयों को झूठी कहानी सुनाकर खजाने से भरे 5 घड़े अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ दोनों भाई उदास होकर अपने घर लौट जाते हैं और फिर से अपनी वही गरीबी से भरी पुरानी जिंदगी जीने लगते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में रंगा बिल्ला नाम के 2 चोर रहा करते थे। रात होते ही दोनों लोगों के घरों में घुसकर चोरी करने का काम किया करते थे। फिर एक दिन उन्हें एक जादुई सफेद हाथी के बारे में पता चलता है। अरे बिल्ला भाई, मैंने सुना है पास के जंगल में एक जादुई सफेद हाथी रहता है। अगर एक बार हम उसे पकड़ ले तो फिर पूरी जिंदगी हमें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस जादुई हाथी की मदद से हम दोनों पूरी जिंदगी ऐश कर सकते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। हम दोनों कल ही जंगल में जाकर उस हाथी को पकड़ लेंगे। अगले दिन दोनों जादुई सफेद हाथी की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। काफी देर चलने के बाद एक पेड़ के नीचे उन्हें वह सफेद हाथी दिखाई देता है। अरे भाई, वो देखो, वो रहा जादुई सफेद हाथी। तो फिर देर किस बात की है? चलो चुपचाप चलकर उसे पकड़ लेते हैं। अगले ही पल दोनों उस हाथी को घेर लेते हैं। अब तू हमसे बचकर कहाँ जाएगा? अब ये बचकर कहीं नहीं जा सकता। चलो जल्दी से रस्सी निकाल कर इसे बांध दो। ये सुनकर हाथी घबरा जाता है। अरे तुम दोनों कौन हो और मुझे क्यों पकड़ना चाहते हो? आखिर मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है? देख, फालतू बात करने का हमारे पास टाइम नहीं है। तू तो हमारे खजाने की चाबी है। अब हम तुझे पकड़कर अपने साथ घर ले जाएंगे और उसके बाद तेरी मदद से करोड़पति बन जाएंगे। चलो जल्दी से रस्सी से इसके पैर बांधो और इसे घसीटते हुए ले चलो यहाँ से। लेकिन तभी वह हाथी अपने जादुई पंख फैलाकर वहाँ से उड़कर भागने की कोशिश करने लगता है। अरे वो देखो, ये तो उड़कर भाग रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर रंगा अपनी जेब से बंदूक निकालकर हाथी पर गोली चला देता है। गोली सीधे हाथी के पंख पर लगती है और वह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन फिर भी वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अरे पता नहीं ये कहाँ चला गया। रंगा और बिल्ला उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाते। दूसरी तरफ काफी खून बह जाने की वजह से वह हाथी बेहोश होकर
जमीन पर गिर जाता है। तभी वहां से बिरजू नाम का एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर गुजर रहा होता है। हाथी को देख वह अपनी मोटरसाइकिल रोक देता है। ओए, ये तो वही जादुई सफेद हाथी है जिसकी कहानियां मेरी दादी माँ बचपन में सुनाया करती थी। लेकिन ये इसकी हालत कैसे हुई? मुझे इसे बचाना ही होगा। इतना कहकर बिरजू उस हाथी को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने घर ले जाता है और मलहम पट्टी करके उसे पूरी तरह ठीक कर देता है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल 2 बदमाश मेरे पीछे पड़े हैं, वो मुझे पकड़ना चाहते हैं। ओए, तू फिक्र मत कर, आने दे उन दोनों को। मैं उनकी टांगे तोड़कर उनके हाथ में दे दूंगा। लेकिन अगले ही दिन बिरजू के घर में जादुई सफेद हाथी होने की बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और देखते ही देखते ये बात पुलिस को भी पता चल जाती है और रंगा बिल्ला के साथ साथ पुलिस वाले भी उसे पकड़ने बिरजू के घर की ओर चल पड़ते हैं। जब यह बात बिरजू को पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। ओए, अभी अभी मुझे पता चला है कि पुलिस वाले भी तेरे पीछे पड़े हैं। वो तुझे पकड़कर चिड़ियाघर में बंद करना चाहते हैं। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तुझे एक ऐसी जगह छुपा दूंगा जहां तुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। उसके बाद बिरजू अपने घर के पीछे वाले हिस्से में जमीन को खोदकर एक बहुत बड़ी सुरंग तैयार कर लेता है और उस जादुई सफेद हाथी को उस सुरंग के अंदर छुपा देता है। ओए, अब तू यहाँ बेफिक्र होकर रह सकता है। इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। फिर अगले दिन पुलिस वाले उस जादुई हाथी को पकड़ने के लिए बिरजू के घर पर पहुंच जाते हैं। ओए इंस्पेक्टर साहब, लगता है आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मेरे पास कोई सफेद हाथी नहीं है। ये सुनकर पुलिस वाले वहां से लौट जाते हैं, लेकिन उनके जाते ही रंगा और बिल्ला अपनी बंदूक लेकर वहां आ जाते हैं। देख, हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो सफेद हाथी तेरे पास है। सीधी तरह उसे हमारे हवाले कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, ये बंदूक देख रहे हो ना, इसकी 6 की 6 गोलियां हम तेरे सीने में उतार देंगे। ओए, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि बिरजू से पंगा लेने की बात कर रहे हो। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो सीधी तरह यहाँ से लौट जाओ, वरना मैं एक ही मुक्के में तुम दोनों की बत्ती सी तोड़ दूंगा। इतना कहकर बिरजू उन दोनों की पिटाई शुरू कर देता है। ओए, ये ले ढिशुम ढिशुम, ये ले ढिशुम ढिशुम ढिशुम। अरे नहीं, अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे। ओ, मर गया रे, अरे कोई बचाओ। अरे नहीं नहीं बिरजू भाई, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब हम यहाँ दोबारा कभी नहीं आएंगे। ओए चलो, अब भाग जाओ यहाँ से और दोबारा कभी दिखाई मत देना। रंगा और बिल्ला बिरजू से डरकर वहां से भाग जाते हैं। इस तरह बिरजू उस जादुई सफेद हाथी को दुनिया वालों से बचा लेता है। बिरजू की ये उदारता देखकर जादुई सफेद हाथी बहुत खुश होता है और इनाम के तौर पर बिरजू के छोटे घर को एक बहुत बड़े घर में बदल देता है।